हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमने आरएमएल के मॉडल पेपर के लिए बनाए हैं। जैसा कि आपको पता है आरएमएल मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि 10 हमने पूरे कंप्लीट जो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग पूरे पार्ट डाल दिए हैं। ये 11वां पार्ट है, आपका 11वां मॉडल पेपर है जिसका हमने नॉन नर्सिंग पार्ट है वो ऑलरेडी डाल दिया है और आप उसको देख सकते हैं। और अभी ये नर्सिंग का 11वां पार्ट है जिसके अंदर हम नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है इसमें नॉन नर्सिंग पार्ट है वो 40 क्वेश्चन का रहने वाला है और नर्सिंग पार्ट है वो 60 क्वेश्चन का रहने वाला है। तो 40 क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं, जैसे मैथ मैथ को कवर करेगा, रीजनिंग को कवर करेगा, इंग्लिश को कवर करेगा और जीके कवर करेगा। ये सब आपको कवर करने वाले हैं। तो इसका हमने वीडियो बना दिया और डेली हमारे चैनल पर और इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर की क्लासेस भी चलती रहती है वो भी आपको अटेंड करनी है। 5 से 10 मिनट की क्लास है वो आपको डेली देखनी है। और ये नर्सिंग के 60 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडमैन सिंड्रोम? कौन सी ड्रग है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेडमैन सिंड्रोम के लिए? तो पहला ऑप्शन है आपके पास में वेंकोमाइसिन, दूसरा है लिनेजोलिड, तीसरा है क्लोरामफेनिकोल, चौथा है सेफोडोक्सिल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? और इसके साथ में आपको पहले बता दूं मैं कि ये आपके 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको जो आपके राइट आंसर होते हैं उसको आपको काउंट करना है। तो आपको 60 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे और शेयर करें। और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर नहीं करे हैं तो आपको अभी 60 क्वेश्चन है। जैसे आपने अगर 40 क्वेश्चन सही किए हैं तो 40/60 आपको लिखना है कि इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपके 40 क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन सही होते हैं 50/60 लिखना है आपको। जितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं उतने आपको लिखने हैं। ये आपको कमेंट जरूर करना है। जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, और लाइक जरूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया कि रेडमैन सिंड्रोम किस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो पहला ऑप्शन है वेनकोमाइसिन, दूसरा लिनेजोलिड, तीसरा क्लोरामफेनिकोल, चौथा सेपोडोक्सिल। तो राइट आंसर इज वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन है जो आपके रेडमैन सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्यों होता है? जब आप वेनकोमाइसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इन्फ्यूजन दे रहे हैं, तो आप रेपिड इन्फ्यूजन कर देते हैं तो उसकी वजह से रेडमैन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? फ्लैशिंग, टिंगलिंग और प्रूराइटिस, अर्थमा, मैक्युलोपेपुलर रेस, हाइपोटेंशन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और जो ऑनसेट है वो 15 से 45 मिनट आफ्टर स्टार्ट ऑफ इन्फ्यूजन हो जाता है। और रिजोल्व की बात करें तो 10 से 60 मिनट के अंदर ये रिजोल्व भी हो जाता है। इसका जो कोज है वो आपको पता है कि रैपिड इन्फ्यूजन से होता है, इसलिए इसका जो इन्फ्यूजन जो टाइम है वो 2 आवर के लिए कर देते हैं। मतलब जो इन्फ्यूजन टाइम है वो बढ़ा देते हैं। 2 घंटे तक ये मेडिसिन का इन्फ्यूजन कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए ये फास्ट नहीं देते हैं, इसको स्लो देते हैं। स्लो देने से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परफॉर्मेंस टेस्ट आर टर्म्ड एज। परफॉर्मेंस टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? पहला है नॉन वर्बल टेस्ट, दूसरा है वर्बल टेस्ट, तीसरा है प्रोजेक्ट टेस्ट, चौथा है सब्जेक्ट टेस्ट। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इज नॉन वर्बल टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट को नॉन वर्बल टेस्ट बोलते हैं। ये उनके लिए परफॉर्म किया जाता है, उनके लिए किया जाता है जो लोग देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज टू इनहेंस अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट? कौन सी आपकी विटामिन है जो जीआई से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करती है, बढ़ाती है? तो पहला ऑप्शन आपके पास में विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है आपके पास विटामिन डी, चौथा है आपके पास में विटामिन ई। तो कौन सी विटामिन है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है? तो राइट आंसर इज विटामिन डी। जो विटामिन डी है वो आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है जीआई से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लिनिकल डेथ इज ऑल्सो नोन एज। क्लिनिकल डेथ को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल डेथ, दूसरा एक्सीडेंटल डेथ, और तीसरा है ब्रेन डेथ, और चौथा है लीगल डेथ। तो राइट आंसर इज, तो इसका राइट आंसर आएगा ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ को आप क्लिनिकल डेथ भी बोलते हैं।
फिर ये डेथ के टाइप हैं, वो कौन सी कितनी देर बाद में कौन सी डेथ होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। क्लिनिकल डेथ आप 0 to 4 मिनट में हो जाती है, जिसमें आपका हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देते हैं। ब्रेन डेथ के अंदर 4 to 6 मिनट में आपकी ब्रेन डेथ हो जाती है, जिसके अंदर आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। फिर बायोलॉजिकल डेथ 6 to 9 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो आपका ऑक्सीजन जो आपका मेजर ऑर्गन है वो सारे काम करने बंद कर देते हैं। सेलुलर डेथ में 9 से 12 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और राइगर मोर्टिस है जो आपकी 24 to 48 आवर के बाद में आपको देखने को मिलता है, जिसमें बॉडी स्टिफनेस हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोजीशन टू बी गिवन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? पहला ऑप्शन है आपके पास साइड लाइंग, दूसरा है सुपाइन, तीसरा है प्रोन पोजीशन और चौथा है सिम्स। तो कौन सी पोजीशन आप एक अनकॉन्शियस पेशेंट को दोगे? तो यहाँ पर अपने पास में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है साइड लाइंग, दूसरा सुपाइन, तीसरा प्रोन, चौथा सिम्स। तो राइट आंसर इज साइड लाइंग। साइड लाइंग पोजीशन देते हैं, कुछ इस तरह से पेशेंट को लिटाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ एनिमा इज एडमिनिस्टर्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के केस में कौन सा एनिमा एडमिनिस्टर किया जाता है? पहला ऑप्शन आपके पास में एनेस्थेटिक एनिमा, दूसरा है स्टिमुलेंट एनिमा, तीसरा है सेडेटिव एनिमा, चौथा है इमोलेंट एनिमा। तो राइट आंसर है इसका स्टिमुलेंट एनिमा। स्टिमुलेंट एनिमा इन द केस ऑफ पॉइजनिंग दिया जाता है। स्टिमुलेंट एनिमा आपके शॉक और कोलैप्स में भी दिया जाता है और पॉइजनिंग में भी दिया जाता है। इसमें कॉफी यूज करते हैं मोस्टली, तो सॉल्यूशन आपका कॉफी का सॉल्यूशन रहता है और जो अमाउंट है जो 180 से 240 ml तक रहती है और टेम्परेचर है जो 108 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टू अवॉइड एन एरर व्हाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर द नर्स शुड। जब आप बीपी मेजर कर रहे हैं तो एरर को अवॉइड करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है यूज ए नैरो कफ, दूसरा है स्टैंड क्लोज टू द मैनोमीटर, तीसरा है एलिवेट द क्लाइंट्स आर्म ऑन ए पिलो और चौथा है रीड एट आई लेवल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी रीड एट आई लेवल। आई लेवल पे आपको देखना है, आपको मेजर करना है बीपी, जिससे आपका जो ये सिर्फ मोस्टली मरकरी के जो मरकरी से चेक करते हैं तो उसमें रहता है, बाकी तो चेंजेस इतना नहीं मिलता। आजकल डिजिटल आ रहे हैं उनमें देखने को कम मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन मीन्स। चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? पहला है हाइपरपनिया, दूसरा है हाइपरपनिया विद एपनिया, तीसरा है टेकिपनिया, चौथा है नॉर्मल ब्रीदिंग। तो चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन क्या होता है? तो राइट आंसर इज हाइपरपनिया विद एपनिया। ये देखिए आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, उसमें कुछ ये वेव है कुछ ऐसे चलती है, नॉर्मल आपको देखने को मिलेगी, ये आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन है। उसके बाद में हम बायोट्स रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें देखो बायोट्स में क्या होता है, पीरियोडिक ब्रीदिंग है, ये हाइपरपनिया देखने को मिलता है और एपनिया, और फिर बाद में बीच में एपनिया देखने को मिलता है। ये देखिए हाइपरपनिया, यहाँ पे जो ब्रीदिंग जो देखो ये नॉर्मल था ग्राफ, यहाँ पे देखो ये ऊंचा जा रहा है फिर नीचा जा रहा है फिर वापस ऊंचा फिर नीचा फिर एकदम बीच में रुक गया बराबर, फिर बाद में वापस से हाइपरपनिया। ऐसे कंडीशन में आपको ये आपको बायोट्स रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है। फिर आपके बाद में आता है कुस्मोल रेस्पिरेशन। कुस्मोल रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको हाइपरपनिया देखने को मिलता है। तो ये कंटिन्यूअस आपको हाइपरपनिया ऐसे आपको जो ग्राफ चार्ट है वो ऐसे देखने को मिलेगा। ये बायोट्स के जैसा है लेकिन इसमें अपनिया नहीं होता है, इसमें सिर्फ हाइपरपनिया होता है। फिर एक होता है चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन। चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये भी पीरियोडिक ब्रीदिंग है, इसमें ग्रेजुअल हाइपरपनिया होता है और फिर हाइपोपनिया एंड एपनिया देखने को मिलता है। ये देखिए आपका जो ये ग्राफ है ये पहले कम धीरे धीरे फिर बढ़ता जाता है, ऐसे बढ़ता है फिर वापस से ऐसे कम होता है, कम होने के बाद में एकदम एपनिया होता है, फिर वापस से कम से ज्यादा की तरफ जाता है और ज्यादा से फिर वापस कम की तरफ आता है, फिर वापस से वही एपनिया। ये कंडीशन क्या कहलाती है? चाइनीज स्टॉक रेस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, while taking temperature from rectal route in children thermometer should be inserted। अगर आप रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं तो थर्मोमीटर कितना इंसर्ट करना चाहिए? पहला ऑप्शन आपके पास में 0.5 इंच आधा इंच, दूसरा है 1 इंच, तीसरा है 1.5 इंच, चौथा है आपके पास में 2 इंच। तो राइट आंसर क्या आएगा? थर्मोमीटर को कितना इंसर्ट करना चाहिए रेक्टल के अंदर? तो राइट आंसर इज 1 इंच। अगर एडल्ट की बात करें तो आप 1 से 1.5 इंच तक आप करते हो, और चाइल्ड की बात करें तो
आधा से 1 इंच तक, और इन्फेंट में बात करें तो आधा इंच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए cerebrospinal fluid sample all the following are present except, अगर आप किसी का CSF का सैंपल ले रहे हैं, cerebrospinal fluid का सैंपल ले रहे हैं, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट एक्सेप्ट क्या होता है एक के अलावा। तो पहला है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है लैक्टेट, तीसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स, चौथा है प्रोटीन। तो एक के अलावा तो क्या नहीं होता है CSF के अंदर, तो राइट आंसर इज RBC, रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं CSF के अंदर वाटर होता है 99.1%, और जो आपका 0.9% है वो आपका सॉलिड्स होता है, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं। इसमें प्रोटीन, अमीनो एसिड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, लैक्टिक एसिड होता है। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट्स होता है। उसके अलावा आपको लिम्फोसाइट्स भी देखने को मिलती हैं। तो ये आपके RBC इसके अंदर नहीं होती है, RBC इज द नॉर्मल अबनॉर्मल कंडीशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिजिशियन प्रेस्क्राइब टू एडमिनिस्टर टेबलेट डिजोक्सिन 0.125 mg OD ओरली एंड टेबलेट डिजोक्सिन इज अवेलेबल। डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है कि जो डोज है वो 0.125 mg देनी है, और जो डिगोक्सिन की टेब अपने पास में 0.25 mg की अवेलेबल है। द नर्स को क्या करना चाहिए, कितनी टेबलेट देनी चाहिए, 1/4 टेबलेट, 2 टेबलेट, हाफ टेबलेट एंड 4 टेबलेट। तो क्या आएगा राइट आंसर, 0.125 की डोज देनी है और अवेलेबल 0.25 की है। तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे तो आपका 0.125 आ जाएगी डोज, यानी आपको दो टुकड़ों में हिस्सों में करके एक हिस्सा आपको देना है, आधी टेबलेट देनी है। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर डिफरेंट पेरेंटल यूज। आपको जो आगे दे रखे हैं एंगल दे रखे हैं वो कौन सा करेक्ट है वो आपको चूज करना है पेरेंटल रूट के लिए। तो पहला ऑप्शन है 10 डिग्री इज ID, 10 डिग्री ID के लिए रूट है, 25 के लिए SC, 25 डिग्री फॉर SC, 30% फॉर IM एंड 60 डिग्री फॉर IM। तो कौन सा आएगा राइट आंसर, कौन सा सही पेयर है, कोई सा भी सही नहीं है इसमें से। ये आपका जो राइट पेयर है इसमें से सब सिर्फ ये वाला राइट पेयर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पर 10 से 15 डिग्री आपका रहता है ID के लिए। अगर हम सबक्यूट की बात करें तो 45 डिग्री सबक्यूट के लिए रहता है। अगर निडल की साइज ज़्यादा है तो, अगर निडल की साइज कम है तो इसमें भी 90 डिग्री दे सकते हैं। ये आजकल 90 डिग्री ही देते हैं क्योंकि इसमें निडल की साइज कम होती है। और IM के लिए बात करें तो आपका 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री फॉर IM। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सब्जेक्टिव फीलिंग अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन साइकेट्रिक मेडिसिन इज सैड। साइकेट्रिक मेडिसिन में अगर किसी की सब्जेक्टिव फीलिंग है कि राइट और रॉन्ग के बारे में, तो आप उसको क्या बोलोगे साइकेट्रिक मेडिसिन के अंदर। पहला है वैल्यू, दूसरा है मोरलिटी, तीसरा है रिलीजन, चौथा है बायोएथिक्स। तो राइट आंसर विल बी मोरलिटी। साइकेट्रिक मेडिसिन में ऐसी कंडीशन को आप मोरलिटी बोलोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस सीजर वाइल गिविंग ECT। कितना वोल्टेज नीडेड होता है ECT में सीजर प्रोड्यूस करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है 180 टू 220 वोल्ट्स, दूसरा है 150 टू 180 वोल्ट्स, तीसरा है 40 टू 70 वोल्ट्स, चौथा है 70 टू 150 वोल्ट्स। तो राइट आंसर इज 70 टू 150 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन द थॉट आर कमिंग टू क्विकली एंड द स्पीच इज इंक्रीज इज कॉल्ड। जब थॉट बहुत जल्दी जल्दी आ रही हो तो आप उसको क्या बोलोगे, स्पीच इंक्रीज हो जाता है और थॉट जल्दी जल्दी आती है तो उसको आप क्या बोलोगे। पहला ऑप्शन एसोसिएटिव लूजनेस, दूसरा फ्लाइट ऑफ आइडिया, तीसरा है नियोलॉजिज्म और चौथा है डिस्टोनिया। तो राइट आंसर इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ऐसी कंडीशन को आप फ्लाइट ऑफ आइडियाज बोलते हैं। यहाँ पे आपके माइंड में अलग अलग आइडियाज आते रहते हैं। एसोसिएटिव लूजनेस में आपके माइंड में अलग अलग विचार आते हैं लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं।
फिर नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद एडिमा एंड प्रोटीनूरिया और बोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोल्ड। आपका अगर प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन है जो कि एडिमा और प्रोटीनूरिया के साथ में है तो आप उसको क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है एसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा है हाइपरटेंशन, तीसरा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, चौथा है प्री एक्लेम्पसिया। तो राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर आएगा प्री एक्लेम्पसिया। ऐसी कंडीशन को प्री एक्लेम्पसिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल पोजीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर बर्थ और वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी के लिए कौन से फीटल पोजीशन है वो जो कि मोस्ट फेवरेबल मानी जाती है? पहला है वर्टेक्स, दूसरा है ओब्लिक लाई, तीसरा है फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन, चौथा है पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द हेड। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सी आपकी पोजीशन है जो फेवरेबल मानी जाती है बर्थ या फिर वेजाइनल डिलीवरी के लिए? तो राइट आंसर इज वर्टेक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज सीन। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसमें देखी जाती है? पहला ऑप्शन है पाइलोरिक स्टेनोसिस, दूसरा है इंटुससेप्शन, तीसरा है मेगाकोलोन, चौथा है ड्यूडिनल एट्रेजिया। तो राइट आंसर इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिली, यानी जो वोमिटिंग होती है वो बहुत प्रेशर से आती है। ऐसा जैसे आप किसी एक रूम के अंदर बैठे हो, एक कॉर्नर से आपको जो एक भी, अगर आप सेंटर में बैठे हो तो आपकी दीवार तक आपकी जो वोमिटिंग है वो चली जाती है, तो इसी को आप प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जाते हैं, यानी प्रेशर से आती है वोमिटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड। जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड होता है? पहला ऑप्शन है पोन्स, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है लंबर प्लेक्सेस, चौथा है सैक्रल प्लेक्सेस। तो राइट आंसर इज सैक्रल प्लेक्सेस। जो आपका मिक्चुरेशन सेंटर है वो सैक्रल प्लेक्सेस में होता है, प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट है, तो पोलियो वायरस एंटर इन द बॉडी। जो पोलियो वायरस है वो बॉडी में कैसे एंटर होता है? पहला ऑप्शन है इंजेक्शन से, दूसरा है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, तीसरा है इनोकुलेशन से, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? पोलियो वायरस कैसे एंटर करेगा बॉडी में? तो राइट आंसर इज इंजेक्शन। जो आपका पोलियो का रूट है वो आपका फिको ओरल रूट होता है, फिको ओरल रूट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज द स्टेज ऑफ। जो आपकी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो किसकी स्टेज है? पहला ऑप्शन है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, तीसरा है प्लेसेंटल डिलीवरी, तीसरा है डायलेशन ऑफ सर्विक्स, चौथा है एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो राइट आंसर इज एक्सपल्सन ऑफ फीटस। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 60 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, आपको जल्दी से प्रैक्टिस करनी है। और जो हम डिस्कस करेंगे आराम से वो हम लाइव क्लास में करेंगे, जिसमें हम अच्छे से डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो अगर आपको डिटेल्स में क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टाइप ऑफ सीजर दैट इन्वॉल्व द बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड। जो आपका टाइप ऑफ सीजर जो कि इन्वॉल्व होता है आपके बोथ साइड ऑफ ब्रेन, क्या बोलोगे? पार्शियल सीजर, सेकेंडरी सीजर, प्राइमरी सीजर या फिर जनरलाइज सीजर? तो राइट आंसर इज जनरलाइज सीजर। ऐसे सीजर जिसमें आपका ब्रेन के बोथ साइड्स इन्वॉल्व हो उसको आप जनरलाइज सीजर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN वाज फॉर्म्ड इन ईयर। ICN कौन सी साल में बना था? पहला ऑप्शन है 1899, दूसरा है 1898, तीसरा है 1897, चौथा है 1896। तो राइट आंसर इज 1899, 1899 में आपका ICN बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबगार स्कोर इज कंसिडर्ड एक्सीलेंट इफ द स्कोर इज। अबगार स्कोर का एक्सीलेंट माना जाता है अगर स्कोर है 4 to 6, 0 to 3, 7 to 10 या फिर 3 to 7। तो राइट आंसर इज 7 to 10। अगर 7 से 10 आपका स्कोर है तो उसको आप एक्सीलेंट मानते हैं, यानी जो 7 से 10 वाला स्कोर है वो आपका नॉर्मल अबगार स्कोर होता है जिसको आप एक्सीलेंट मानते हो, और जो 4 to 6 है वो आपका इंटरवेंशन नीडेड होता है, जिसमें आपको 7 से कम होता है, यानी इसमें आपको इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। इसमें माइल्ड डिप्रेशन देखने को मिलता है, इसको आप बोल सकते हो माइल्ड डिप्रेशन। अगर 4 से 6 के बीच में आ रहा है तो उसको माइल्ड डिप्रेशन बोलते हैं। और जो 0 से 3 आ रहा है उसमें आपको इमीडिएट अटेंशन देना पड़ता है और इसमें रिसस्टिटेशन की भी जरूरत पड़ती है, जो कि आप इसको बोलते हो सीवियर डिप्रेशन।
या फिर डिप्रेशन बोल सकते हो आप, नॉर्मल डिप्रेशन या फिर सीवियर डिप्रेशन आप इसको बोल सकते हो। इसके अंदर आपको रिसस्टिटेशन की भी जरूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीवर, हेडेक एंड नचल रिजिडिटी क्लासिक सिम्टम्स सीन इन। जो आपकी फीवर और हेडेक और नचल रिजिडिटी है वो किसमें देखने को, किसका क्लासिक सिम्टम्स है? पहला ऑप्शन है आपके पास पार्किंसंस डिजीज, दूसरा है मेनिंगोसील्स, तीसरा मेनिंगोमायोसिल, तीसरा है अल्जाइमर्स डिजीज, चौथा है मेनिंजाइटिस। तो राइट आंसर इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का ये क्लासिक सिम्टम्स हैं आपके फीवर, हेडेक एंड नचल रिजिडिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइजोमियोप 21 इज अदरवाइज कोल्ड। ट्राइजोमियोप 21 को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा है सिकल सेल एनीमिया, चौथा है डाउन सिंड्रोम। तो राइट आंसर इज डाउन सिंड्रोम। देखो ये कुछ आपके जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है वो इस तरह से है। पटाउ सिंड्रोम जो आपकी ट्राइसोमी 13 की वजह से होता है। फिर एक आपका एडवर्ड है पटाउ, और फिर है एडवर्ड है। एडवर्ड यानी एडल्ट से आप एडवर्ड याद रख सकते हो, एडल्ट एडवर्ड एक जैसा दिखता है, एक जैसा बोलने में है। एडवर्ड यानी एडल्ट, एडल्ट 18 साल का होता है। तो 18 ट्राइसोमी ऑफ 18। फिर डाउन सिंड्रोम 21, 21 21 जो आपका क्रोमोसोम है उसके ट्राइसोमी हो जाती है, उसको आप डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। टर्नर सिंड्रोम में आपका जो एक्स क्रोमोसोम है वो आपका मिस रहता है, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, उसकी मोनोसोमी पाई जाती है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आपका एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाया जाता है, इसकी ट्राइसोमी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफॉइड। कौन सा बॉडी पार्ट है जो टाइफॉइड में अफेक्ट रहता है? पहला ऑप्शन है लंग्स, दूसरा इंटेस्टाइन, तीसरा है लीवर, चौथा है पेनक्रियास। तो राइट आंसर इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इसका राइट आंसर आएगा। जिस लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें, ताकि आपको, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारा जो भी वीडियोस लाइव क्लासेस हो आपकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे आप तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रॉबेरी स्पॉट वेजाइना इज सीन। जो आप वेजाइना के ऊपर स्ट्रॉबेरी स्पॉट किसके इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं? पहला ऑप्शन है कैंडिडा, दूसरा है ट्राइकोमोनास, चौथा है सीएमवी, चौथा है हर्पिस सिंप्लेक्स। तो राइट आंसर होगा ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास में आपको स्ट्रॉबेरी स्पॉट देखने को मिलता है वेजाइना के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर गिविंग बीसीजी स्कार गेट फॉर्म्ड इन। बीसीजी देने के बाद स्कार कब फॉर्म होता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास 2 मंथ, दूसरा है 1 मंथ, तीसरा है 3 डेज, चौथा है 2 वीक्स। तो राइट आंसर इज 2 मंथ। 2 मंथ में आपका बीसीजी का स्कार बन जाता है, और 2 to 3 वीक पे ये बनना स्टार्ट होता है। 2 to 3 वीक पे बनना स्टार्ट होता है और कंप्लीट 2 मंथ पे आपका स्कार बन जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन कोज ओवुलेशन। कौन सा हार्मोन ओवुलेशन कोज करता है? पहला ऑप्शन आपके पास में एफएसएच, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन, चौथा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो राइट आंसर इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन। प्रोजेस्टेरोन इज द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का हार्मोन की बात पूछे आपसे कोई तो आप बता सकते हो हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी इज प्रोजेस्टेरोन। और ये आपके है ही जो इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का हार्मोन की बात करें तो साइकिल्स का आपका एस्ट्रोजन होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व ऑफ इन ह्यूमन बॉडी आर। ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पाइनल नर्व्स की कितने पेयर होते हैं? पहला है 28 पेयर, दूसरा है 30 पेयर, तीसरा है 29 पेयर, चौथा है 31 पेयर। तो राइट आंसर इज 31 पेयर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इनसफिशियंसी ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड में लीड टू एडिमा। किस सब्सटेंस की इनसफिशियंसी की वजह से या कमी की वजह से बॉडी में एडिमा देखने को मिल सकता है? तो पहला ऑप्शन है एल्बुमिन, दूसरा है हॉर्मोन्स, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट, चौथा है गैसेस। तो राइट आंसर इज एल्बुमिन। एल्बुमिन है जो आपका ब्लड के अंदर होता है और ये ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से आपको एडिमा देखने को नहीं मिलता। अगर इसकी कमी हो जाए तो बॉडी में एडिमा देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कोल्ड चेन टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन। कोल्ड चेन के अंदर टेम्परेचर कितना मेंटेन रहता है? पहला ऑप्शन है 2 to 8 डिग्री,
दूसरा है -2 +8 डिग्री, तीसरा है -1 to -8 डिग्री, चौथा है +1 to +8 डिग्री। तो राइट आंसर इज 2 to 8 डिग्री। जो आपका प्लस का टेम्परेचर रहने वाला है 2 to 8 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन हेल्दी एडल्ट। हेल्दी एडल्ट के अंदर एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? पहला है 150 to 160, 150 to 160, और दूसरा है 100 to 140, तीसरा है 140 to 170, चौथा है 160 to 170। सबके आगे mm of Hg लिखा हुआ है, तो कौन सा आएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इज 100 to 140 mm of Hg इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच IUCD नीड्स टू रिप्लेस ओनली आफ्टर 10 ईयर? पहला ऑप्शन है कॉपर T200, दूसरा है प्रोजेस्टासर्ट, और चौथा है कॉपर T380, तीसरा है कॉपर T380, और चौथा है नोवा टी। तो राइट आंसर इज कॉपर टी। जो कॉपर टी है वो आपका, जो कॉपर T380 है वो आपका 10 ईयर के लिए है, और जो कॉपर T200 है वो आपकी 4 ईयर के लिए है, और नोवा टी आपका 5 ईयर के लिए है। जो नोवा टी है वो अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इसके नेक्स्ट लेवल आ चुके हैं, और ये नोवा टी जो सिंपल वाला वो बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज इन लेप्रोसी? कौन सी ड्रग है जो लेप्रोसी में यूज की जाती है? पहला ऑप्शन है डेप्सोन, दूसरा है पेनिसिलिन, तीसरा है इरिथ्रोमाइसिन, चौथा है मेट्रोनिडाजोल। तो राइट आंसर इज डेप्सोन। डेप्सोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ECG फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकेलेमिया? कौन सी कंडीशन जो आपको इंडिकेट करती है हाइपोकेलेमिया की कंडीशन को? पहला ऑप्शन टॉल पीक टी वेव, दूसरा है ST सेगमेंट डिप्रेशन, तीसरा है वाइडनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, चौथा है प्रोलोंग PR इंटरवल। तो राइट आंसर इज ST सेगमेंट डिप्रेशन। आपका देखो हाइपोकेलेमिया के अंदर आपको ST डिप्रेशन देखने को मिलता है, और फ्लैट या फिर इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलती है। और अगर हाइपरकेलेमिया की बात करें तो आपको फ्लैट पी वेव देखने को मिलेगी, प्रोलोंग PR इंटरवल देखने को मिलेगा, और QRS की वाइडनिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। टॉल या पिक्ड टी वेव भी आपको देखने को मिलती है। फिर हाइपोकैल्सीमिया की बात करें तो यहाँ पर प्रोलोंग ST सेगमेंट और प्रोलोंग QT इंटरवल देखने को मिलेगा, और हाइपरकैल्सीमिया के अंदर शॉर्टन ST सेगमेंट और वाइडन टी वेव आपको देखने को मिलती है। फिर हाइपोमैग्नीशिया में आपको टॉल टी वेव और ST डिप्रेशन देखने को मिलता है, और हाइपरमैग्नीशिया के अंदर आपको प्रोलोंग PR इंटरवल और QRS वाइडनिंग देखने को मिलती है। ये आप यहाँ से वीडियो 5-10 सेकंड पीछे करके आप ये सब चीजें नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रीमेच्योर मीनोपॉज एक्सेप्ट? कौन सा आपका कॉम्प्लिकेशन है प्रीमेच्योर मीनोपॉज के एक्सेप्ट एक के अलावा? पहला ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा है इनफर्टिलिटी, तीसरा है डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क, चौथा है वेजोमोटर सिम्टम्स। तो राइट आंसर इज डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क। देखो ऑस्टियोपोरोसिस आपको देखने को मिलता है, इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिलती है, वेजोमोटर सिम्टम्स देखने को मिलता है, लेकिन ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क है वो आपकी बढ़ जाएगी, डिक्रीज होने की वजह बढ़ जाती है मीनोपॉज के बाद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जनरली विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन इंटेस्टाइन? जनरली कौन सा बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ई कोलाई, दूसरा है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, तीसरा है कोरिनिया, चौथा है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो राइट आंसर इज ई कोलाई। ई कोलाई है जो आपका नॉर्मल फ्लोरा है फॉर इंटेस्टाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रिस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी फॉलोइंग डिजीज? रिस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी फॉलोइंग डिजीज, इलनेस और इंजरी इज टर्म्ड एज? क्या कहलाएगा? किसी डिजीज या फिर इलनेस या फिर इंजरी की रिस्टोरेशन कहना, करना या होना क्या कहलाएगा? एबिलिटी, रिस्टोरेशन की एबिलिटी को आप क्या बोलोगे? पहला है रिहेबिलिटेशन, दूसरा है डिसेबिलिटी, चौथा है क्वारंटाइन, चौथा है इलनेस। तो राइट आंसर इज रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन आप इसको बोलोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेचुरली
अकरिंग एंटीकोगुलेंट इन ब्लड, कौन सा नेचुरल जो आपका एंटीकोगुलेंट है ब्लड के अंदर? पहला ऑप्शन है हिपेरिन, दूसरा है प्लाज्मिनोजेन, तीसरा है थ्रोम्बिन, चौथा है फिब्रिनोजेन। तो राइट आंसर इसका हिपेरिन होगा। जो आपका हिपेरिन है वो आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है और वारफरीन है वो आपका आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन 4 mg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रिकमेंडेड फ्रॉम, जो आपका सप्लीमेंटेशन देते हैं प्रेगनेंसी के अंदर 4 mg, वो कब देते हैं? पहला ऑप्शन है स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी अप टू डिलीवरी, आपकी प्रेगनेंसी से स्टार्ट होने से डिलीवरी तक देते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देते हैं। तीसरा ऑप्शन है 4 वीक प्रायर टू कंसेप्शन अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और चौथा ऑप्शन आपके पास 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी अप टू डिलीवरी। तो राइट आंसर इज 4 वीक प्रायर टू कंसेप्शन अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हम फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ डिजीज, अगर हम किसी डिजीज को अकर होने से पहले ही प्रिवेंट कर रहे हैं तो कौन सा प्रिवेंशन कहलाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन या फिर टर्सरी प्रिवेंशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर इज प्राइमरी प्रिवेंशन। हम पहले ही डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं अकरेंस होने से पहले, तो उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर कंसीडर करते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नॉर्मल आईसीपी कितना होता है? नॉर्मल आईसीपी कितना होता है? पहला ऑप्शन 20 से 30 mm ऑफ एचजी, दूसरा है 30 to 40 mm ऑफ एचजी, तीसरा है 5 to 15 mm ऑफ एचजी, चौथा है 0 to 10 mm ऑफ एचजी। तो राइट आंसर इज 5 to 15 mm ऑफ एचजी इज द नॉर्मल आईसीपी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लूइश डिस्कसेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, ब्लूइश डिस्कसेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास जैक्वर साइन, दूसरा है हेगर साइन, तीसरा है चैडविक साइन, चौथा है गुडेल साइन। तो राइट आंसर इज चैडविक साइन। चैडविक साइन इज द ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द सर्विक्स, ये आपका होता है। और गुडेल साइन में आपकी जो सर्विक्स है वो आपकी सॉफ्ट फील होती है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CABG स्टैंड फॉर, CABG की फुल फॉर्म क्या होती है? पहला ऑप्शन क्रेनियल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, दूसरा है सेरेब्रल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, तीसरा है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, चौथा है सेरेबेलम आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो राइट आंसर इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ CABG। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है a type of heat loss that occur when the heat is removed by air current is known as, टाइप ऑफ हीट लॉस मतलब कौन सा टाइप है हीट लॉस का जिसके अंदर आपकी हीट है वो एयर से लॉस होती है? तो पहला है कन्वेक्शन, दूसरा है रेडिएशन, तीसरा है इवापोरेशन और चौथा है कंडक्शन। तो राइट आंसर इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है? आपकी जो एयर से हीट लॉस होती है, और रेडिएशन से आपकी जो लाइट से हीट लॉस होती है, और इवापोरेशन से आपकी भाप से हीट लॉस होती है, और कंडक्शन से आपकी डायरेक्ट जो कूल क्लॉथ होती हैं उनके टच होने से, यानी आप हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन, तो कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपका कंडक्शन का एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट कोज, जो आपका आप रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन यानी बार बार आप ब्लड का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसमें सिट्रेट क्या कर सकता है? पहला ऑप्शन है हाइपोकैलेमिया कोज कर सकता है, दूसरा है हाइपोकैल्सीमिया कोज कर सकता है, तीसरा है हाइपरकैलेमिया कोज कर सकता है, और चौथा है आपके पास में हाइपरकैल्सीमिया कोज कर सकता है। तो राइट आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया। जो इसके अंदर ब्लड के अंदर ये जो सिट्रेट होता है वो आपकी कैल्शियम को बाउंड कर लेता है और उसके साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इसलिए ये हाइपोकैल्सीमिया कोज कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट कलर कोड ट्राइएज सिस्टम ऑफ डिजास्टर पेशेंट आर, राइट कलर कोड क्या रहने वाला है आपके डिजास्टर के अंदर? तो
पहला ऑप्शन आपके पास में येलो कलर उनको मानते हैं जिन जो क्रिटिकल इल रहते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है ब्लू कलर उनके लिए है जिनके माइनर इंजरीज हैं। और तीसरा कलर है व्हाइट कलर उनके लिए है जो डेड पेशेंट है। और चौथा है ग्रीन कलर उनके लिए है जिनके माइनर इंजरीज है। तो राइट इसमें कौन सा पेयर राइट है? तो राइट पेयर है आपका ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर है उसके सामने माइनर इंजरीज लिखा है, इसके लिए राइट है, बाकी कोई सा ये राइट नहीं है। जैसे क्रिटिकल इल है उनके लिए आपका रेड रेड करते हैं, फिर माइनर इंजरीज है उनके लिए ग्रीन करते हैं, और डेड के लिए आपका ब्लैक करते हैं। इस तरह से ये अलग अलग कलर कोडिंग रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओनली आर्टरी विच सप्लाईज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी आर्टरी है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है? पहला ऑप्शन है आपके पास में पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा है हिपेटिक आर्टरी, तीसरा है गैस्ट्रिक आर्टरी, चौथा है रीनल आर्टरी। तो राइट आंसर इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है जो आपका हार्ट से ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है, जिसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और फिर बाद में लंग्स से आपकी पल्मोनरी वेन है जो आपका जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट के लेफ्ट हार्ट के पास लेके आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेरोस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज द। पहला ऑप्शन है इंटरस्टिशियम, दूसरा है इस्थमस, तीसरा है इनफंडिबुलम, चौथा है एम्पुला। तो राइट आंसर इज इंटरस्टिशियल। जो आपका इंटरस्टिशियल है वो आपका नेरोस्ट पार्ट होता है आपके फेलोपियन ट्यूब का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट द लैब टेस्ट विल बी सिग्निफिकेंट टू द डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर। कौन सी आपकी लैब वैल्यू है जो दिखा रही है कि यहाँ पर डिसऑर्डर है? तो पहला ऑप्शन है आरबीसी 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, दूसरा है हीमोग्लोबिन 13 to 40 ग्राम पर डीएल, तीसरा है प्लेटलेट्स 2,50,000 to 5 लाख पर क्यूबिक एमएम, चौथा है डब्ल्यूबीसी 12,000 to 13,000। तो इसका राइट आंसर आएगा, जो यहाँ पर डिसऑर्डर शो कर रहा है वो डब्ल्यूबीसी की रिपोर्ट शो कर रही है जो आपकी 12 से 13,000 है, जो आपकी नॉर्मल 4 से 11,000 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द सपोर्टिव सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल क्या है? पहला ऑप्शन टी सेल, दूसरा स्टेम सेल, तीसरा ग्लियल सेल, चौथा है एस्ट्रोसाइट्स। तो राइट आंसर इज ग्लियल सेल। जो आपकी ग्लियल सेल है वो नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग सेल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड रहती है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड रहती है। तो जो डीएनए की 2 स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। वो किससे जुड़ी हुई रहती है? पहला है कोवालेंट बॉन्ड, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, चौथा है वांडर वाल्स फोर्स। तो राइट आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्ड। जो आपकी डीएनए है, जी डीएनए की स्ट्रैंड्स है वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ लेयर ऑफ आर्टरी कंटेन स्मूथ मसल्स। कौन सी लेयर आर्टरी की स्मूथ मसल्स कंटेन करती है? पहला ऑप्शन है टूनिका इंटरना, दूसरा है टूनिका मीडिया, तीसरा है टूनिका एल्बा, चौथा है टूनिका एक्सटर्ना। तो राइट आंसर इज टूनिका मीडिया। एम फॉर मसल, ये आपको याद रखना है, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोसिल इज स्वेलिंग ऑफ। हाइड्रोसिल किसकी स्वेलिंग है? पहला है लिम्फ नोड, दूसरा है लीवर, तीसरा है स्क्रोटम, चौथा है स्प्लीन। तो राइट आंसर इज स्क्रोटम। स्क्रोटम इज द स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम इज कॉल्ड हाइड्रोसिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन्यूरेसिस मीन्स। एन्यूरेसिस का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन आपके पास यूरिनेशन इन स्लीप, दूसरा है वॉकिंग इन स्लीप, तीसरा है ब्रीथलेसनेस इन स्लीप, चौथा है कफिंग इन स्लीप। तो राइट आंसर इज यूरिनेशन इन स्लीप। यूरिनेशन इन स्लीप इज द एन्यूरेसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन होल्ड द प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी को होल्ड रखता है? तो पहला ऑप्शन आपके पास में एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? आपका प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है, तो इसको आप प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। P4P आपको याद रखना है, P4P प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन। और जो एस्ट्रोजन है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो आपका ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सा वे है जो आपका एक्टिव इम्यूनिटी के लिए नहीं है। तो पहला ऑप्शन एक्सपोजर टू द डिजीज, दूसरा एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन, तीसरा है एक्सपोजर टू सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, चौथा है वैक्सीनेशन। तो जो वैक्सीनेशन है वो आपका एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है और जो एक्सपोजर टू सब क्लिनिकल इन्फेक्शन वो आपको एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है और एक्सपोजर टू द डिजीज इज द एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने वाला है ये भी। और जो एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन है वो आपकी पेसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी राइट आंसर इज बी, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट विद कैंसर डेवलप प्लूरल इफ्यूजन ड्यूरिंग चेस्ट अस्कल्टेशन फॉलोइंग ब्रीथ साउंड शुड बी एक्सपेक्टेड टू हियर। किसी को प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है और चेस्ट अस्कल्टेशन किया जा रहा है, तो वहां पर ब्रीथ साउंड कौन सी मिलने वाली है। पहला ऑप्शन है क्रेकल, दूसरा है रोंकाई, तीसरा है डिमिनिश ब्रीथ साउंड, चौथा है व्हीज। तो कौन सी साउंड आएगी आपको कमेंट करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये था हमारे आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको कमेंट जरूर करना है। आप कमेंट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।